हेलो दोस्तों, प्रयाग बोध में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक भारत की खोज का संक्षिप्त रूप को आपके सामने ला रहे हैं। आज का शीर्षक है दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय उपनिवेश और संस्कृति। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था, मेरे देश को जानने के लिए उस युग की यात्रा करनी होगी जब भारत ने अपनी आत्मा को पहचानकर अपनी भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण किया। हमें केवल बीते हुए समय में जाने की ही जरूरत नहीं है, बल्कि तन से नहीं तो मन से एशिया के विभिन्न देशों की यात्रा करने की जरूरत है, जहां भारत ने अनेक रूपों में अपना विस्तार किया था। पिछली चौथाई सदी के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया के इस दूर तक फैले क्षेत्र के इतिहास पर बहुत प्रकाश डाला गया है। इसे कभी कभी बृहत्तर भारत कहा गया है, लेकिन अब भी बहुत सी कड़ियां नहीं मिलती। बहुत से अंतर्विरोध भी हैं, किंतु सामान्य रूप से सामग्री की कोई कमी नहीं है। भारतीय पुस्तकों के हवाले मिलते हैं, अरब यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत हैं, और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है चीन से प्राप्त ऐतिहासिक विवरण वर्टिकल बार। इसके अलावा बहुत से पुराने शिलालेख और ताम्रपत्र हैं। जावा और बाली में भारतीय स्रोतों पर आधारित समृद्ध साहित्य है, जिसमें अक्सर भारतीय महाकाव्यों और पुराकथाओं का भावानुवाद किया गया है। यूनानी और लातीनी स्रोतों से भी कुछ सूचनाएं मिली, लेकिन इन सबसे बढ़कर प्राचीन इमारतों के विशाल खंडहर हैं, विशेषकर अंगकोर और बोरोबुदुर में। ईसा की पहली शताब्दी से लगभग 900 ईस्वी तक उपनिवेशीकरण की 4 प्रमुख लहरें दिखाई पड़ती हैं। इनके बीच बीच में पूरब की ओर जाने वाले लोगों का सिलसिला अवश्य रहा होगा। इन साहसिक अभियानों की सबसे विशिष्ट बात यह थी कि इनका आयोजन स्पष्टतः राज्य द्वारा किया जाता था। दूर दूर तक फैले इन उपनिवेशों की शुरुआत लगभग एक साथ होती थी, और ये उपनिवेश युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर और महत्वपूर्ण मार्गों पर कायम किए जाते थे। इन बस्तियों का नामकरण पुराने भारतीय नामों के आधार पर किया गया। इस तरह जिसे अब कंबोडिया कहते हैं, उस समय कंबोज कहलाया। जावा स्पष्ट रूप से यवद्वीप या जौका टापू है। यह आज भी एक अन्य विशेष का नाम है। प्राचीन पुस्तकों में आए हुए नामों का संबंध भी प्रायः खनिज, धातु या किसी उद्योग या खेती की पैदावार से होता है। इस नामकरण से खुद ब खुद ध्यान व्यापार की ओर जाता है। यह व्यापार ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दियों में धीरे धीरे बढ़ गया। इन साहसिक व्यवसायियों और व्यापारियों के बाद धर्म प्रचारकों का जाना शुरू हुआ होगा, क्योंकि यह समय अशोक के ठीक बाद का समय था। संस्कृत की प्राचीन कथाओं से और यूनानी और अरबी दोनों में प्राप्त वृत्तांतों से पता लगता है कि भारत और सुदूर पूरब के देशों के बीच कम से कम ईसा की पहली शताब्दी में नियमित समुद्री व्यापार होता था। यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नति पर था। उस समय में बनाए गए जहाजों का कुछ ब्यौरेवार वर्णन मिलता है। बहुत से भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दक्षिण भारतीय आंध्र सिक्कों पर दोहरे पाल वाले जहाजों का चिन्ह अंकित है। अजंता के भित्ति चित्रों में लंका विज और हाथियों को ले जाते हुए जहाजों के चित्र हैं। महाद्वीप के देशों बर्मा, सियाम और हिंदचीन पर चीन का प्रभाव अधिक था। टापुओं और मलय प्रायद्वीप पर भारत की छाप अधिक थी। आमतौर पर शासन पद्धति और सामान्य जीवन दर्शन चीन ने दिया, और धर्म और कला भारत ने। इन भारतीय उपनिवेशों का इतिहास तकरीबन 1300 साल या इससे कुछ अधिक का है, ईसा की पहली या दूसरी शताब्दी से आरंभ होकर भी 15वीं शताब्दी के अंत तक। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा,
यह आप हमें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताएं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।